डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत के जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे महत्वपूर्ण तत्वों की। तो सबसे पहला हम आंदोलन लेते हैं सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में एक आंदोलन होता है। वो आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण होता है। रीजन क्या रहता है इस आंदोलन होने का? सबसे पहले ये रीजन रहता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तात्कालिक बंगाल जो है, जो आधुनिक बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आते थे, जो भी बंगाल उस टाइम का हुआ करता था। तो बंगाल को क्या था कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने समझा दिया था कि प्रशासनिक सुधार के लिए हम बंगाल को दो भागों में डिवाइड करेंगे। उसी ने हिंदू मुसलमानों ने अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, हम बात करते हैं ये कानून इसने क्या किया। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा इसने की 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। इसने बात रखी कि 1903 ईस्वी में हम बंगाल, एक स्टेज शो हुआ था, उसमें इसने कहा कि उसने उस मीटिंग में इसने अपनी एक बात रखी कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे और प्रशासनिक सुधार करेंगे। होता क्या है बेटा, 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। जब पूरी तरीके से बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, उसे आप स्वदेशी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के लिए एक आंदोलन चलाएगा जिसे कहा गया स्वदेशी आंदोलन। ये 7 अगस्त 1905 से चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही घोषणा कर दी थी और बंगाल विभाजन करने वाला था, तभी भारतीय लोगों ने, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ये सारे लोग शामिल होकर के बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो इसने विरोध किया था। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा और समझते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में क्या हुआ, जब ये विरोध कर रहे थे तो बंगाल में जितने भी हिंदू मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़ा जलाए। उन्होंने विदेशी कपड़े जलाए, विदेशी जो भी सामान था उसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, ये बात है 1905 और 1906 की। ठीक, अगला, अब बेटा इसमें बंगाल विभाजन के संबंध में इतना ही ज़्यादा पूछा नहीं जाता कि बंगाल का विभाजन किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, सन पूछ ली जाती है और आपसे बस बंगाल का विभाजन कराने वाला अधिकारी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है तुम्हारा होम रूल लीग आंदोलन। बेटा इसे समझ लो, देखो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ना क्या ज़रूरत है जब उससे ज़्यादा क्वेश्चन बने ही ना। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो होम रूल लीग आंदोलन ये बना कैसे बेटा। सबसे पहले हम उसकी जड़ में पहुंचे, तह में पहुंच करके ये समझे कि ये हुआ कैसे। तो देखो बेटा क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयास में सहयोग का निश्चय किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भी सरकार युद्ध प्रयास करेगी उसमें हम सहयोग करेंगे। ठीक है, इधर क्या हुआ था, कांग्रेस के नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। ठीक है, इसीलिए 1516 और 1515 देखो यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया था, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ। विश्व युद्ध अगर बात की जाए विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो विश्व युद्ध हुआ था बेटा 1914 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन सन 1915 सन 1916 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हो गई। 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई। अब भारतीय होम रूल लीग का गठन आयरलैंड की एक होम रूल लीग थी उसके नमूने पर बनाया गया था। ठीक है, आयरलैंड की होम रूल थी उसके नमूने पर बनाया था 1516 या 1515। देखो बेटा सन की बात की जाए तो 1515 आप लिखेंगे। ठीक है, लगभग इसी के अक्टूबर दिसंबर नवंबर की बात थी तो फिर 16 भी हो जाता है और तुम्हारा 15 भी आ जाता है। तो अब क्या हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस नए स्वरूप के नेतृत्वकर्ता थे। अगर नेतृत्वकर्ता की बात की जाए या होम रूल लीग आंदोलन बात की जाए, संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, इसी होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत प्रसिद्ध अपना नारा दिया कि
स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहेंगे। हुआ क्या, समझते इसे थोड़ा सा। होता क्या है कि जब ये युद्ध हो रहा था, सितंबर 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू की एक घोषणा होती है। सन होती है बेटा 1970। 1917 में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है कि जिसमें होम रूल का समर्थन किया है, वे इस आंदोलन में एक और निर्णायक मोड़ ला दिए। ठीक है, मॉन्टेग्यू क्या कहता है कि जिसमें होम रूल का समर्थन किया है ने इस आंदोलन में एक और निर्णय ला दिया। अब वो निर्णय क्या था समझ लो। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए एक नया कोष बनाया था एवं धन एकत्र किया था। ठीक है, और सामाजिक कार्यों का आयोजन तथा स्थानीय प्रशासन की भागीदारी भी निभाई थी। इसी में ये लीग क्या करती थी कि लोगों का धन एकत्र करती थी और उससे काम चलाती थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले, सबसे पहले अगर स्थापना की बात की जाए तो 1516। ठीक है, भारतीय होम रूल लीग का जो नमूना था वो किस देश से तैयार किया गया, तो आयरलैंड। ठीक है, नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसने प्रसिद्ध कथन या प्रसिद्ध नारा दिया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। बेटा देखना, इससे थोड़ा सा समझते हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, इसकी साजिश कैसे पड़ी और कहां से आया। तो देखो बेटा, पहले थोड़ा सा समझते हैं, हम बैकग्राउंड में चलते हैं तब समझ में आएगा। देखो, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी क्योंकि सन 1914 से चला था और सन 1918 के लगभग में ये बंद हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1914 में चल के 1918 में बंद हो गया। अब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी, सोच रही थी कि अब क्या होगा कि संवैधानिक सुधार होंगे हमारे देश में। इधर तभी क्या हुआ कि एक दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, जनता ने तो ये सोचा कि अब कुछ ऐसा सुधार होगा जो हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि एक रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अब रॉलेट एक्ट क्या था ये समझ लेना, पहले रॉलेट एक्ट को समझना ज्यादा जरूरी है बेटा। तो रॉलेट एक्ट बेटा वह था, पहले क्या था कि अगर किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाया जाएगा, समझने की कोशिश करना, किसी भी भारतीय पर अगर मुकदमा चलाया जाएगा तो वो मुकदमा पहले जो था वो ब्रिटिश सरकार लड़ती थी, ब्रिटिश में जाकर के। ठीक है, अब क्या हो गया कि अगर किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए दंड दिए बिना ही जेल में बंद कर सकेंगे। पहले क्या था बेटा, पहले आप मुकदमा चलाओ, उसके बाद दंड दो, उसके बाद आप जेल में ले जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि मुकदमा बाद में चलेगा, उठाओ और सीधा सीधा जेल में डाल दो। ठीक है, तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार अखिल भारतीय सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट किया। समझ लेना बेटा, 1919 में गांधी जी ने पहली बार अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया, पहली बार। ठीक है, अब सरकार ने इन आंदोलनों को, क्योंकि सरकार तैयार थी, सरकार ने कहा कि ऐसा होने वाला, तो सरकार जो थी पूरे होश और हवास में थी कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे जड़ से खत्म करना ही है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की क्या हुआ कि जब ये अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ तो इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बैठी थी। देखो बेटा, अखिल भारतीय सत्याग्रह जब आंदोलन हुआ तो समझ लेना इन लोगों को क्या हुआ कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और जब अरेस्ट किया गया तो इन्हें छुड़ाने के लिए, इनके बारे में बातें करने के लिए एक जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। वो डेट थी 1990। ठीक है, वो डेट थी 1919। ठीक है, अब इसी में क्या हुआ कि 1919 में जनरल डायर ने अचानक से ही गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जो वो लोग बैठे थे चुपचाप से
शांति से मीटिंग हो रही थी, तभी जनरल डायर आया और अचानक से बोल दिया शूट हिम। ठीक है, जब अचानक से गोलियां चलने लगी तो इसी को कहा गया, इसमें बहुत सारे लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे भी शामिल थे। ठीक है, बहुत लोग इसमें शामिल थे। इसी में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी जलियांवाला बाग कांड को कह दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब समझते, जब हत्याकांड हो गया तो इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, अपने रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त थी एक नाइटहुड की उपाधि। तो ब्रिटिश सरकार को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी। ठीक है, इधर सर शंकरन नारायण ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल के परिषद में ये काम करते थे, तो शंकरन नारायण ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से भी त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो आंदोलन होता है वो आंदोलन होता है खिलाफत आंदोलन। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ वो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे, मतलब गुस्साए थे। देखो बेटा, क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिश जो था उसने तुर्कियों से जो भी युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तरीके से जर्जर तरीके से स्थिति बना दी थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, इन्होंने आश्वासन दिए थे कि युद्धोपरांत तुर्की को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। युद्ध जब हो जाएगा तो युद्ध के बाद तुर्कियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। वहां के खलीफा की स्थिति के बारे में ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न कहेगा कि खलीफा ये करे या खलीफा वो करे। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार इन दोनों बातों को मुकर गई। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या था कि भारत में जो मुसलमान थे उनके भी अंदर गुस्सा जाग गया कि ये मुसलमानों के साथ बुरा कर रहे हैं। ठीक है, होता यह है कि महात्मा गांधी के आह्वान पर, मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व पर हिंदुओं ने भी मुसलमान का साथ दिया। हिंदुओं ने भी कहा कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम भी तैयार हैं। 1919 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने भेजा गया, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं मिला था। देखो बेटा, 1919 में अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने भेजा, बोले जाओ मिल करके और कोई बात करो कि शायद कुछ हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मई 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई। इसी दौरान कहा गया कि एक काम करते हैं, हम एक समिति बनाते, तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने अपने कार्यक्रम में सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने भी कह दिया कि एक काम करो, तुम जब उनकी नहीं मान रहे हो तो हम भी सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाएंगे। ठीक है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो वहां के अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी, वहां पर स्वराज के साथ खिलाफत का प्रश्न भी जोड़ दिया गया। ठीक है, वहीं से शुरू हो जाता है खिलाफत आंदोलन। क्लियर हो रहा है? यहाँ से नागपुर में विजय राघवाचारी, यहां से आकर के खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो देखो, समझो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बेटा होता है सन 1920 में। असहयोग आंदोलन सन 1920 में होता है। बात वही है, सब ये युद्धों के बाद ही हुआ है। देखो बेटा, युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम्स थी, जब कोई लड़ाई हो जाती है या जब कोई युद्ध हो जाता है तो उसके बाद की जो समस्याएं आती हैं निकल के, वही ज़्यादा सब चीज़ें करती हैं। असहयोग आंदोलन में क्या होता है बेटा, समझ लो। देखो, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल तथा खिलाफत के विवाद आदि घटनाओं से अंग्रेजों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आ गया था। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। जनता इन घटनाओं के लिए सरकार से खेद प्रकट करने की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार थी नहीं। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक गांव में 3000 किसानों ने एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी थी। समझ लेना क्या हो रहा था कि 5 फरवरी 1922 में जब
चोरी चोरा गांव था, तो वहां पर किसान अपना धरना दे रहे थे, अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो क्या हुआ, किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर वहां पर गोली चला दी गई, जिसकी वजह से किसानों की खुद भीड़ ने थाने पर हमला करके आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिसकर्मियों को क्या किया इन लोगों ने, पुलिसकर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसमें आग लगा दी, तो जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अब समझ लेना, यहाँ पुलिसकर्मी तो मारे गए, लेकिन गांधी जी को हिंसा नहीं पसंद थी। गांधी जी, अपना आदमी मर रहा है डजेंट मैटर, बट अंग्रेज नहीं मरना चाहिए, क्योंकि गांधी जी को हिंसा नहीं पसंद थी। अब एक बात खुद ही बताइएगा, खुद ही सोचिएगा, जब हमारे इंडियंस को आप निहत्थे गोली चला रहे हो, ठीक है, और जब सामने वाले जब तुम्हें जवाब दे रहा है पलट करके, अपना रक्षात्मक शैली अपना रहा है, ठीक है, अपने डिफेंस में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या गलत है। लेकिन नहीं, गांधी जी को हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस कार्य समिति में बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने कहा कि तुमने इतने लोगों की हत्या कर दी, अब हम असहयोग आंदोलन का निर्णय जो है वो वापस लेते हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का निर्णय वापस ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशों में भारतीय संगठन। देखो, जब ये सब चल रहा था तो विदेशों में भी भारतीय संगठन थे, और पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला संगठन था इंडिया हाउस। इसके अगर संस्थापक थे श्याम कृष्ण वर्मा, और वर्ष में चल रहा था तो ये 1904 में चल रहा था। अभिनव भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा गया, याद रखना। अभिनव भारत जो था, इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर इसके संस्थापक थे, और ये चला था 1906 ईस्वी में। उसी तरह गदर पार्टी जो था, गदर पार्टी बनाया गया लाला हरदयाल द्वारा, और लाला हरदयाल के एक और भाई थे उनके द्वारा। गदर पार्टी, अगर गदर पार्टी की बात की जाए तो 1907 ईस्वी में गदर पार्टी चला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गदर इंडियंस इंडिपेंडेंस लीग की, इंडियंस इंडिपेंडेंस लीग की बात करें तो इसको भी लाला हरदयाल ने बनाया था, ठीक है। ये 1914 में चल रहा था, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, समझ रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तो लाला हरदयाल ने चलाया, और एंड गवर्नमेंट, इंडियंस इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये चलाया था राजा महेंद्र प्रताप ने, और 1915 में इंडियंस इंडिपेंडेंस लीग ये चलाया रास बिहारी बोस ने, और 1942 में, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो रहा है। अब अगर बात की जाए आगे, जो तुम्हारा आंदोलन है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा समझते सविनय अवज्ञा आंदोलन को। बेटा, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, ये फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक चल रही थी। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बोल दिया गया महात्मा गांधी से, बोले कि आप ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगा। संपूर्ण कार्यकारिणी जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की दे दी गई महात्मा गांधी के हाथ में। बोले ठीक है, आप ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगा। इधर क्या हुआ कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष अंतिम चेतावनी के रूप में अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी। 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन से इन्होंने कहा था कि आप हमारी ये 11 सूत्री मांग है, आप इस मांग को स्वीकार कर लो, ये आपके लिए अंतिम चेतावनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, क्योंकि ये 11 सूत्री मांग इन्होंने स्वीकार नहीं की, इन्होंने तो मना कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 स्वयं सेवकों के साथ दांडी के लिए यात्रा शुरू कर दी थी। कहां के लिए यात्रा शुरू की थी? तो दांडी यात्रा शुरू कर दी। कहां से? साबरमती आश्रम से, ठीक है। किस डेट में अगर बात की जाए तो 1930 की बात है, ठीक है। अब क्या होता है, 24 दिन बाद गांधी जी जो थे वो पहुंच गए। 24 दिन बाद गांधी जी दांडी पहुंच गए। दांडी पहुंच करके उधर क्या था बेटा, नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। नमक कानून बना दिया गया था। अब नमक कानून को समझने के लिए थोड़ा सा बैक चलना पड़ेगा, समझते नमक कानून क्या था। तो बेटा नमक कानून जो था
वो ऐसा कानून था जिसमें किसान अगर चाहे तो अपना नमक नहीं बना सकता, अगर नमक बनाएगा तो उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि नमक कानून का भी विरोध किया। ठीक है, क्योंकि नमक बनाने पर भी टैक्स देना पड़ रहा था। इधर क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 में गांधी जी से इरविन समझौता के बाद आंदोलन वापस ले गया। अब समझ लो, यहाँ पर फिर समझौता हो गया। लॉर्ड इरविन ने समझौता कर लिया, बोले कि ठीक है, हम आपके टैक्सेस को है ये खत्म कर देंगे और आप हमसे समझौता कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी से फिर समझौता हुआ। समझौता होने के बाद क्या किया, इन्होंने अपना सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपका बेटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लेकिन जितने भी आएंगे उतने सारे इसमें कवर किए। जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है इन टॉपिक से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि जितने भी क्वेश्चन बने उतने आप भी नोट डाउन कर देना और पूरा टॉपिक एक बार जरूर नोट डाउन आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं, देखो गोलमेज सम्मेलन पूछ ले जाते हैं, लेकिन जिसमें पहला दूसरा तीसरा ज़्यादा पूछ ले जाता है, तो वो बताता हूँ। देखो गोलमेज जो सम्मेलन हुए, 3-4 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 से लेकर के 1932 तक। समझो, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या हुआ, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ, और उस टाइम के अगर वायसराय पूछ लिए जाए तो वायसराय थे बेटा लॉर्ड इरविन। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था साइमन कमीशन के आयोग के सुझावों पर विचार करने के लिए। ठीक है, होता क्या है, होता यह है बेटा कि कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग, इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी, 89 सदस्य हुए। ठीक है, अगला द्वितीय होता है सितंबर 1931 में लॉर्ड विलिंगटन होते हैं। ये क्यों किया गया, इसमें किया गया संघीय ढांचे पर विचार करना तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, तीसरा सम्मेलन होता है 1932 में। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें हुआ भारत के शासन सुधारों पर विचार करने हेतु। ठीक है, इतने समझौते हुए। थोड़ा सा गांधी जी का इरविन समझौता को अगर हम समझना चाहें तो थोड़े से गांधी जी के इरविन समझौता को हम समझते हैं। देखो बेटा, गांधी जी का जो इरविन समझौता की अगर हम बात करें तो गांधी जी का इरविन समझौता बेटा होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी जी का इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी जी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत लॉर्ड इरविन ने निम्न आश्वासन दिए थे। अब कौन कौन से आश्वासन दिए समझो, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। सबसे पहला आश्वासन था कि जो भी तुम्हारे राजनीतिक बंदी हैं, जो भी आंदोलनों में कैद बंदी हुए, उन्हें वापस किया जाएगा। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा, जो भी अध्यादेश हमने पारित कर दिए उन्हें वापस लिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जितनी भी संपत्ति जब्त की है और जिन स्वामियों को गिरफ्तार किया है, संपत्ति जब्त की है उसे भी अब वापस किया जाएगा, स्वामियों को भी वापस कर दी जाएगी, और संपत्ति नष्ट हो गई है उसका हर्जाना देगी सरकार। ठीक है, जो भी संपत्ति आपकी नष्ट हो गई है उसका सरकार हर्जाना भी देगी। उसके बाद क्या समझौते हुए, और समझौता होता है बेटा, समुद्र तट के निकट रहने वाले लोग इस्तेमाल के लिए बिना कोई कर दिए नमक बनाने दिया जाएगा। ठीक है, एकत्र करने और बनाने दिया जाएगा। ठीक है, सरकार मादक द्रव्यों तथा विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्होंने ये कह दिया कि देखो भाई, आप शांतिपूर्ण कहीं भी धरना दीजिएगा, हम आपको टच नहीं करेंगे। ठीक है, जिन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी, जैसे नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, नौकरी चली गई, तो उनको भी क्या किया जाएगा, उनको पुनः नौकरी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक समझौता होता है 1932 ईस्वी में, पूना समझौता। समझते पूना समझौता, तो सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है पूना समझौता। इसे समझते, पूना समझौता में क्या होता है, इस समझौते में सभी अल्पसंख्यक समुदाय, हरिजनों, मुसलमानों, सिखों आदि के लिए विधान परिषद में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। समझ लेना बेटा, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उस टाइम हरिजनों की और इन सब लोगों की कंडीशन जो थी वो दयनीय थी। लेकिन अब समझो, भारत तो एक है, ऐसा करेंगे तो हरिजन अलग वोट डालेंगे और
बाद बाकी अलग वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके तहत मुसलमान केवल मुसलमानों द्वारा, सिख केवल सिखों द्वारा तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय केवल अपने समुदाय द्वारा ही चुने जा सकते थे। देखो इतना टफ कर दिया कि मुसलमान मुसलमान के द्वारा, सिख केवल सिख के द्वारा और अल्पसंख्यक केवल अल्पसंख्यक के द्वारा ही चुने जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, भारत है। तो बेटा हुआ क्या, गांधी जी के उस यरवदा जेल में, तब उस टाइम गांधी जी जो थे पूना समझौता के बाद गांधी जी जो थे यरवदा जेल में थे, और वहां पर यरवदा जेल में जब थे तो क्या होता है कि इसे भारतीय एकता राष्ट्र की चोट का, देखो बेटा समझ लेना इसे, जब ये सब अब थोड़ा सा अगर डीपली समझेंगे तो आप ये यहाँ से ये जानेंगे कि चीज़ें कहाँ से निकल के आई और कैसे निकल के आई। तो देखो बेटा, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सब कर रहे थे तब गांधी जी जो थे यरवदा जेल में बंद थे। उस टाइम ये सब हो चुका था कि मजबूर हो गए थे गांधी जी, तब पूना समझौता होता है। राष्ट्रवाद, गांधी जी ने तब वहीं से कहते कि एकता तथा राष्ट्रवाद की चोट की संज्ञा दी थी इस पूरे कारनामे को, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर दिया था। उन्होंने इस निर्णय को वापस ना लिए जाने की स्थिति में 20 सितंबर, अब क्या था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये निर्णय वापस लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, तो 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसके तहत समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था वापस ले ली गई। ठीक है, जब लगा ज्यादा कुछ अब बढ़ रहा है तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो थी वो वापस ले ली गई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका क्रिप्स मिशन। अब थोड़ा समझते क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन की अगर बात की जाए तो 1941 में सुदूर पूर्व में जापान द्वारा ब्रिटेन की पराजय तथा 1942 में जापान की भारतीय सीमा पर दस्तक, इन घटनाओं से ब्रिटिश युद्धकालीन मंत्रिमंडल के रुख में नरमी आई थी। क्या हो गया कि देखो, एक तो जापान ने पराजित कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, भारत में संवैधानिक प्रतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से एक नेता तथा युद्धकालीन मंत्रिमंडल स्टीफर्ड क्रिप्स एक घोषणा के मशवरा के साथ भारत आते हैं। ठीक है, एक विचार लेकर के भारत आते हैं। ठीक है, कब, सन 1942 के लगभग। मार्च 1948 में यह जो मशवरा, यह जो सलाह जो थी भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा गया था। ठीक है, इसमें कोई खास ज़्यादा आपको पूछने वाली चीज़ें नहीं है, तो ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें ये पढ़ते रहें कि क्या मशवराएं थी, क्या सलाह थी। ठीक है, लगभग सभी पार्टियों तथा वर्गों में असंतोष को देखकर यह घोषणा केवल सभी भारतीयों की युद्ध में सहायता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय था। इस भारतीय समस्या में समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। देखो बेटा समझ लेना, इसमें क्या था कि आप हमारी हेल्प करो और युद्ध लड़ो, हम आपको हेल्प करेंगे, केवल यही सब चीज़ें थी। मतलब कह सकते हैं कि युद्ध में सपोर्ट चाहते थे ये लोग चाहते थे कि भारत हमारे साथ युद्ध लड़े। क्रिप्स मिशन का अगर मोटा मोटी आप अगर सोचना चाहें तो बस ये था कि भारत को अपने साथ लड़ाना चाहते थे, कि भारत हमारे साथ लड़े। लेकिन भारत विश्व युद्ध क्यों करे, तो इसमें इसका कुछ ज़्यादा महत्व रहा नहीं। ठीक है, अब बात आती है इम्पोर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बेटा समझो, 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई में ग्वालिया टैंक मैदान में हुई थी। बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई, और वहीं पर उसी में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई। इसी भारत छोड़ो आंदोलन को एक और नाम से जानते हैं, वो है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसके दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो व करो या मरो दोनों का ही नारा भारतीय का नारा बन गया था। हर एक भारतीय का नारा बन गया था, करो या मरो या अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये सब चल रहा था, बेटा समझना ऐसे, अब ये चलेगा तो अंग्रेज चुप थोड़े ना रहेंगे। तो पूरे देश में कारखानों, स्कूलों, कॉलेज
ठीक है। और जहां भी कामबंदी हुई थी सभी जगहों पर हड़ताल कर दी, जिससे क्या हुआ, लाठीचार्ज हुई, गोलियां भी चलाई गई, ठीक है। बार बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हमला कर दिया, अनेक जगहों पर पुलिस थाने, डाकखाने, रेलवे स्टेशन सब जला दिए, ठीक है। तभी क्या होता है बेटा कि इन सब के चलते ही एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे कहा जाता है ऑपरेशन जीरो। एक ऑपरेशन चलाया जाता है बेटा जिसे कहा जाता है ऑपरेशन जीरो। तो ऑपरेशन जीरो के तहत क्या हुआ कि सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं करो मरो हर एक भारतीय का नारा बना, और यहां से ऑपरेशन जीरो के तहत, अब समझ लेना, ऑपरेशन जीरो के तहत सभी बड़े नेता तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन सभी बड़े नेता गिरफ्तार करने के बाद इन्हें एक ही जगह शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि एक जगह शिफ्ट करेंगे तो इंडियंस हमला कर देंगे तो छुड़ा ले जाएंगे। कुछ को एक दो को दो तीन तीन करके इन्होंने हर एक जगह शिफ्ट किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब देखते कैसे, समझ लेना। रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जापान में रास बिहारी बोस ने, ठीक है। इसके बाद 11 सितंबर 1941 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 18 फरवरी 1942 में मोहन सिंह ने इस सेना के जनरल बनाए गए थे। मोहन सिंह जो थे इस सेना के जनरल बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का विख्यात नारा यहीं से दिया, और अपने अनुयायियों को, जो अपने अनुसरण करता थे, अपने जो लोग थे, फॉलोअर थे, उन्हें जय हिंद का मूल मंत्र दिया था, जय हिंद का नारा दिया, ठीक है। उसके बाद अब समझते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों को। देखो, अगर बात की जाए, सबसे पहला तथ्य है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है बेटा दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार 1886, 1893 और 1906 कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बात करें भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये है मैडम कामाजी, ठीक है, मैडम कामाजी, ठीक। उसके बाद अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अशांति का जनक। अंग्रेजों ने इन्हें, बाल गंगाधर तिलक को, अशांति का जनक कहा गया है। और ये बात किसने कही, तो ये बात वैलेंटाइन सरोल ने कही थी कि बाल गंगाधर तिलक इंडिया में अशांति का जनक है। उसके बाद अगर बात की जाए 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। समझ लें, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत, जिसमें कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, इसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए, तो विनोबा भावे सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुण आसफ अली, ये भूमिगत होकर, ठीक है, इंटरनल होकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने क्या किया कि ये अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड होकर के इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। अगर बात करें 4 मार्च 1931 की, तो गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर व भोपाल के नवाब ने अदा की थी, ठीक है। इतना ही आपका अगर पूछा जाएगा तो यहीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अब आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट करके आप इम्पोर्टेंट जो भी हैं, इसमें से क्वेश्चन जो भी हो सकता है कि पूछे जाएं,